हाय डियर फ्रेंड्स, हम आज शुरू करेंगे वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 2, जो हमें वार्षिक परीक्षा में पूरे 3 नंबर देगा। वास्तविक संख्याओं का अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याएं कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या, प्राकृत, एक बार इस वर्ड पर थोड़ा ध्यान दो। इसको मैं कुछ ऐसा लिख दूं, प्रकृति। प्रकृति में हम चीज़ों को कैसे गिनते हैं, हम सामान्य जीवन में जो व्यवहार करते हैं ना, वही होती है प्राकृत संख्या। मतलब प्राकृत कैसे गिनते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आप समझने के लिए। मानिए आपको पेन खरीदना है और आप किसी दुकान पर जाते हो, तो कभी आप दुकान पर जाकर ऐसे बोले हो क्या कि भैया मुझे 0 पेन दे दीजिए? नहीं, आप बोलते हो भैया मुझे 1 पेन दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। लेकिन कभी भी आपने ऐसे नहीं बोला होगा कि 0 पेन दे दो। कभी आपकी मम्मी ने ऐसे बोला कि रूम में कुछ मेहमान आए हुए हैं, 0 चाय ले जाओ उनके लिए? नहीं, रूम में 2 मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय लेकर जाओ। 0 चाय कभी भी नहीं बोला होगा। तो प्रकृति में हम चीज़ों को कैसे गिनते हैं? 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसके बाद में आती है पूर्ण संख्याएं, वोल नंबर्स। देखिए पूर्ण हुआ क्या, चीनियों व बेबीलोन वासियों ने मिलकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 तक के सभी अंकों की खोज कर ली। लेकिन अब मानो मुझे 102 लिखना हो, तो वो 1 तो लिख लेते थे, 2 भी लिख लेते थे, लेकिन उनके पास 0 नहीं था, तो 0 कैसे लिखते? चीनी क्या करते थे, चीनी लिख तो सकते थे 102, लेकिन क्या करते थे वह 1, 2 तो ऐसे कैसे लिख देते थे, और या तो 0 का स्थान खाली छोड़ देते थे या फिर यहाँ कोई चित्र बनाते थे। 0 की खोज हुई। अभी तक 9 तक की संख्याओं में भारत का कोई योगदान नहीं था, भारत का कोई योगदान नहीं था। ये सब कुछ चीनियों और बेबीलोन वासियों की देन है। इसके बाद में भारत में जन्म हुआ एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी का, आर्यभट्ट, जिन्होंने क्या करी, 0 की खोज की। इनके दिमाग में 0 का आइडिया कहाँ से आया? भारतीय धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति शून्य से हुई है और एक दिन ये ब्रह्मांड शून्य में ही विलीन हो जाएगा। तो इनके दिमाग में आया भारतीय धर्म शास्त्रों से। अब देखो, जो ही 0 की खोज हुई, हम अब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आसानी से लिख सकते हैं। 1002, 102, 100, हर संख्या लिख सकते हैं हम। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले अगर 0 की जगह कुछ लिखना होता था तो या तो जगह खाली छोड़ देते या चित्र बनाते थे। 0 को पहली बार अंक के रूप में चुना गया आर्यभट्ट जी की खोज के बाद में। तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण। कब? जब 0 मिला। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसके बाद में आती है पूर्णांक संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक। देखो इसका अपन थोड़ा आसानी से समझते हैं। पूर्ण अंक हुआ क्या, भारत में ऋण व्यवस्था चलती थी। हाँ, जो नेगेटिव नंबर है ना, ऋणात्मक, उनकी खोज भी कहाँ हुई है? भारत में। 0 की खोज कहाँ हुई है? भारत में। नेगेटिव नंबर की खोज कहाँ हुई है? भारत में। हुआ क्या, भारत में ऋण व्यवस्था चलती थी। मतलब मैंने किसी से उधार पैसे ले रखे, मुझे किसी को पैसे देने हैं, दोनों को अलग अलग कैसे दिखाऊंगा? मानो उधार लेने वाला और देने वाला, पता ही नहीं चलता था भाई उधार ले रखा है या दे रखा है, इसको अलग अलग सेपरेटली कैसे शो करें। तो इसके लिए हमें ऋणात्मक संख्याओं की जरूरत पड़ी।
-1 -2 -3 -4 -5 और इधर आ गए -1 -2 -3 और एंड सो ऑन, इधर भी चलने दो। ये हो गए सब पूर्ण अंक। देखो बात क्या आ रही है, पूर्ण अंक। इस ग्रुप में सिर्फ पूर्ण संख्या आ रही है। मानो अगर आपको 5.5 किलो दूध चाहिए और आप एक छोटे बच्चे को भेजते हो जो अभी तक मतलब ढंग से बोल नहीं सकता, तो आप उसको क्या बोलोगे, उसको पर्ची में लिख दिए भाई 5.5 किलो दूध लेके आना है, तो आप 5.5 कैसे लिखोगे, क्योंकि आपके पास तो अभी तक संख्या ही नहीं आई। जो जैसे मानो आधा है, आधा 1 और 0 के बीच में आता है, यहाँ आएगा कहीं, तो अभी तक इन संख्याओं की खोज नहीं हुई, तो इनके लिए आई परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बहुत काम आने वाली है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां Q = नॉट 0। देखो Q = नॉट 0 हो, अगर Q = 0 हो जाए तो हमें क्या प्रॉब्लम हो जाए, मतलब परिमेय संख्या है। जब भी मैं आपको बोलूँ परिमेय संख्या है तो आपको आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए, आपके दिमाग में और मुंह में, P/Q। मैं बोलूँ परिमेय संख्या है, आप बोलोगे P/Q, क्या सोचोगे, P/Q। मानो Q की जगह मैं 0 रख देता हूँ, जैसे 3/2 है, ये तो कोई बढ़िया बात है भाई, हो गई, लेकिन मैं 0 रख दिया। हम भाग कैसे देते हैं, देखो आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। 5 में 2 का भाग देना है, हम इस 2 का पहाड़ा इतनी बार बोलेंगे जब तक कि 5 या 5 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। 5 से छोटी संख्या आई 2, 4 आई 2 बार में, बचा 1 के आगे 0 लगाएंगे 0.5 बार, 2.5 बार भाग चल गया। अब 0 का पहाड़ा इतनी बार बोलोगे 3 नहीं आ जाए, 0 कम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 चौका अनंत बार, तो यह क्या है, परिभाषित ही नहीं है, इसलिए Q की जगह में ऐसा 0 नहीं हो सकता। ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है, और Q = नॉट 0। इसके उदाहरण एग्जाम्पल्स ले लीजिए। एग्जाम्पल हो गए 2/3, 5/7 और बहुत सारे। इसके बाद में आती है अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। इसके उदाहरण को यहाँ लिख लेते हैं, बाद में आपको दिखेगा नहीं वरना। एग्जाम्पल क्या है, ऐसी संख्याएं जिनका मान रिपीट नहीं हो, जिनमें 22 में 7 का भाग देने पर बहुत अनंत तक जाता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है, पाई का मान होता है। और रूट वाली सारी संख्याएं, रूट वाली सारी की सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। और एक अशांत आवर्ती संख्या कहते हैं, इसको हम 2.4 से पहले पढ़ेंगे, इनकी एक डेफिनेशन और, जो मतलब इनको ढंग से समझने में काम आएगी। अभी हमें इतना याद रखना है कि परिमेय संख्या बराबर P/Q, हमारे काम क्या आएगी अभी फिलहाल, परिमेय संख्या बराबर P/Q। इस बात को हमें दिमाग में अच्छी तरह से सेट करना है। आप इनको उतारिए।
वीडियो को रोक कर आप इन्हें उतार लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। अब तक हमने जो भी संख्याएं पढ़ी है, कौन कौन सी? प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सबको मिलाकर क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। देखो प्राकृत क्या होती थी? 1 2 3 और अनंत तक। 0 1 2 3 और अनंत तक ये होती थी पूर्ण। पूर्णांक क्या होते थे? 0 -1 +1, इधर भी। तो देखो ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है। ये सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, क्योंकि यहाँ से लेकर इधर की सारी संख्या आ जाएगी पूर्णांक में। ये सारी संख्याएं परिमेय में आएगी और ये सभी संख्याएं मिलाकर इसी प्रकार वास्तविक संख्या में आ जाएगी, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में ये सारी संख्याएं आ जाएगी। सभी संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। सिर्फ हमें बात ध्यान में रखना है, हम कुछ और संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। विषम संख्याएं, ओड नंबर्स, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये तो क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, डिविजिबल नंबर्स। इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, काम आएगी हमारे। वे संख्याएं या ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं व एक के अलावा भी किसी और संख्या से विभाजित होती हो। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कहलाती है ऐसी संख्याएं जो स्वयं व एक के अलावा भी किसी और संख्या से डिवाइड हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8 100 500। देखते हैं, अभी हम भाज्य और अभाज्य दोनों को अलग अलग करके पढ़ेंगे, एक साथ इनके उदाहरण समझेंगे। अभाज्य संख्याएं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो स्वयं व जो केवल स्वयं व एक से विभाजित होती हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल्स,
2 3 5 7, देखो 9 नहीं होगी। 9 कैसे? 9 में देखो 1 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, लेकिन इसमें 3 का भी भाग जाता है। तो एक स्वयं व 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, केवल वो 1 व स्वयं से होती है विभाजित। ये 3 से भी हो रही है, तो ये अभाज्य नहीं होगी। 11 13 17 19 एंड सो ऑन। अब देखिए 8 1 से विभाजित होती है, 8 खुद से विभाजित होती है, तो स्वयं वो 1 से तो हो ही गई। इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित होती है, 2 से भी होती है, 4 से भी होती है, तो मतलब ये किसी और संख्या से विभाजित होती है, तो ये कौन सी हो गई? भाज्य। जबकि चुनते हैं इसका एक एग्जाम्पल, 7 चुन लो, 11 चुन लो, 13 चुन लो, 7 चुन लिए। 7 देखो 1 से विभाजित होती है, 7 खुद 7 से होती है। इसके अलावा बताओ किसी भी संख्या से विभाजित होती है क्या? तो ये नहीं होती, तो ये कौन सी हो गई? अभाज्य संख्याएं। ये कौन सी हो गई? भाज्य संख्या। तो आप इनको नोट कर लो, इनको तो मैं मिटा देता हूं, आप इनको नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूं। कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं। HCF महत्तम समापवर्तक। देखो महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा से बड़ा। समान, समा का मतलब समान, परिवर्तक यानी बदलने वाला, बड़े से बड़े समान में बदलने वाला। तो इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती हो। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो, HCF कहलाती है। तो इसको तो आप रहने दो, ये समझने की बात थी। ये डेफिनेशन आपको याद करना है। एग्जाम्पल अभी लेंगे, पहले LCM समझ लेते हैं। लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम मतलब छोटे से छोटा। लघुत्तम का क्या मतलब हुआ? छोटे से छोटा। समान परिवर्तक, बदलने वाला। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती हो। देखो इनमें फर्क क्या है? जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती हो। तो को और से, मेन शब्द कौन से हैं? को व से, इनका ध्यान रख लेंगे ना हम। देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपके पास 60 लीटर, 45 लीटर व 30 लीटर के 3 ढोल है, जिनको आपको खाली करना है। तो आपको एक ऐसे नाप का चुनाव करना है कि ये ढोल जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। तो देखो मैं नाप चुन लिया 1 लीटर वाला, 1 लीटर वाला चुन लिया। 60 बार में तो होगा 60 लीटर वाला, 45 बार में होगा 45 लीटर वाला, 30 लीटर वाला 30 बार में। मैं चुन लिया 3 लीटर वाला, 3 लीटर वाला चुनता हूँ तो 20 बार में तो होगा 60 लीटर वाला, 45 वाला होगा 15 बार में,
30 वाला होगा 10 बार में। हमें क्या करना, ऐसा नाप चुनना जो बड़े से बड़ा हो ताकि हम जल्दी से जल्दी ढोल खाली कर लें। वो होगा HCF। मतलब मैं चुन लेता हूँ अगर 15 लीटर वाला नाप, तो देखो 4 बार में तो हो जाएगा ये खाली, 3 बार में हो जाएगा ये खाली, 2 बार में हो जाएगा ये खाली। तो क्या 15 लीटर वाले नाप से बड़ा भी कोई नाप हो सकता है जो तीनों को खाली कर सकता है? ऐसा कोई नाप नहीं होगा। तो यही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। देखो ये 60 को भी कर रही है, 45 को कर रही है, 30 को भी कर रही है, इन सभी को विभाजित तो देखो 5 भी कर रही है, 5 का भी 60 में भाग जाता है। थोड़ी सफाई से करते हैं इस काम को। देखो एक तो 15 है, 15 का इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है 4 बार, इसमें 3 बार, इसमें 2 बार। अब एक चुन लिया मैं 5, 5 का भी भाग जा रहा है इन तीनों में, लेकिन ये वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। इसमें 9 बार जा रहा है, इसमें 12 बार जा रहा है, इसमें 6 बार जा रहा है। ये 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 15। और 15 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिनका इन तीनों में भाग जाता हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 6। तो हमें ऐसी संख्या चुननी है जिसका इन तीनों में भाग जाए, इन तीनों का जिसमें भाग जाए। तो और वह संख्या कैसी हो? छोटी से छोटी। मानो या मैं चुन लिया 12, 12 में 2 का भाग ज़्यादा जाता है जी, 3 का जाता है, 6 का जाता है जी, लेकिन 6 को नहीं, 12 को नहीं चुन सकते। हमें चुनना छोटी से छोटी। 2 का भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। तो देखो इसमें फर्क क्या है। मैं एक आपको बिल्कुल प्योर एग्जांपल दूंगा इसका। 10 वो 12 का हमें HCF भी बताना है, वो LCM भी बताना है। तो देखो ये तो होगा LCM और ये होगा HCF। ऐसी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करती हो वो तो है 2। छोटी बड़ी से बड़ी देख लो, 2 के अलावा कोई भी संख्या जो दोनों को विभाजित नहीं करती है। और ऐसी संख्या जो इन दोनों से पूर्णतया विभाजित होती है, तो 12 व 10 से विभाजित होगी 60। छोटी छोटी 120 भी होंगी लेकिन वो बड़ी हो जाएगी। तो ये तो LCM है, ये है HCF। तो देखो ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करती हो वो तो हो गई HCF। ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है वो होगी LCM। ये हो गया को। 2, 10 वो 12 को विभाजित करती है, 10 वो 12 60 को विभाजित करते हैं, लेकिन 60 10 व 12 दोनों से विभाजित होती है। तो अब थोड़ा थोड़ा अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। बाकी अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपने वहाँ बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। HCF वो LCM समझ में आ गया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड क्या होते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। गुणनखंड, जैसे हम एक उदाहरण भी ले लेते हैं, 12। इसकी डेफिनेशन लिखे, वह सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित, वह सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती हो, या वह सभी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है, गुणनखंड कहलाती है। देखो मैं इस एग्जांपल से आपको गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड दोनों सिखाऊंगा। 12 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भाग जाता है जी भाई, 2 का भाग हाँ जी जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 6 का जाता है, 12 का जाता है। तो ये सभी संख्याएं तो क्या कहलाई? ये कहलाती है
गुणनखंड। ये सभी क्या है? 12 के गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्याएं जो इनमें अभाज्य हो। इन गुणनखंडों में से अभाज्य कौन सी? अभाज्य हमने अभी पहले पढ़ी थी, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। तो देखो इनमें से कोई संख्या आ रही है क्या? इनमें आ रही है जी, 2 व 3। इनमें देखो खुद का और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो 2 व 3। जैसे मानो 4 चुन लूँ, लेकिन 4 में देखो 2 का 2, इसका मतलब एक तो खुद का जाता है, 4 का 1 का भी जाता है, लेकिन साथ में 2 का भी जाता है। ये हो गई भाज्य। तो ये कौन से हो गए? अभाज्य गुणनखंड। तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसी डायग्राम को याद रखना है। ये डेफिनेशन भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये दोनों डेफिनेशन तो याद रखनी है, लेकिन ये उतारिए, आप इसको नोट कीजिए, मोबाइल को रोक कर नोट कर लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे विभाजन प्रमेय। विभाजन प्रमेय। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। 7 में हम 2 का भाग देते हैं। 7 में 2 का भाग कैसे देंगे? 2 का पहाड़ा जब तक बोलेंगे जब तक कि 7 या 7 से छोटी संख्या नहीं आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बार में आ गए 6। तो ऐसे लिखते हैं हम। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 7 बराबर 2 गुणा 3 प्लस 1। ये क्या है? ये है भाज्य। ये क्या है? ये है भाजक। ये क्या है? ये है भागफल। ये क्या है? ये है शेषफल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 13 को 3 से विभाजित करो। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। पूरे 12 यार, 13 छोटी आ गई, 4 बार गया, 12 है, 1 बच गया। तो क्या मैं 13 को ऐसे लिख सकता हूँ? इन दोनों को गुणा कर दूँ और ये जोड़ दूँ, तो 3 गुणा 4 प्लस 1। लेकिन इनको सोल्व करके देखते हैं। 3 चौक 12 प्लस 1, पूरे 13 ही आ गया यार। ये तो बात वही होगी। हाँ कि बात वही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम मैथमेटिकल रूप में इसको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल हम बाद में लिख लेंगे। डिवीजन थ्योरम। कोई संख्या है ए। क्या है? कोई संख्या है ए। ए में भाग दिए हम बी का, कुछ है रिमाइंडर क्यू। ऐसा कुछ होता है भाई। 13 थे, 13 में हम भाग दिए 3 का, तो बी का भाग दिए ए में, यहाँ कुछ ना कुछ आया, 4 आए और शेषफल आया कुछ 1, तो यहाँ शेषफल आ गया आर। तो इसको थोड़ा क्लियर कर दे, ये समझ में आ गया। इसको हम और अच्छे से ऐसे लिख देते हैं। यहाँ क्या होता है? भाज्य। भाज्य में काहे का भाग देते हैं? भाजक। भाज्य में भाजक का भाग देने पर क्या मिलता है? भागफल। नीचे क्या बचता है? शेषफल। शेषफल को किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। ये कोई संख्या है ए, इसको मान लिया हमने कोई बी, और आराम से अच्छे से देख लिया बी, और ये हो गया क्यू। इनको बी और ए से क्यों दर्शाते हैं? इसको क्यू से क्यों दर्शाते हैं? इसको आर से क्यों दर्शाते हैं? इस पर बात कर लेते हैं। इंग्लिश में शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर, भागफल को बोलते हैं क्वाटेंट, भाज्य को बोलते हैं डिविडेंड,
और भाजक को बोलते हैं डिविजर। देखो इसको आर से दर्शा दिए क्योंकि इसका पहला अक्षर आर है, इसका क्यू है तो इसको क्यू से दर्शा दिए, इसका डी है तो इसको डी से क्यों नहीं दर्शाई, इसका डी है तो इसको डी से क्यों नहीं दर्शाई। अगर मानो इन दोनों को डी से दर्शाएंगे, यहाँ भी डी लिख दूँ यहाँ भी डी लिख दूँ, तो देखो दोनों सेम हो गए ना। तो दोनों का पहला अक्षर डी डी होने के कारण इनको कुछ अलग नाम देने के लिए ए व बी से शो कर रहे हैं हम। तो देखो मैं क्या बोला था, इसको और इसको गुणा करके और इसको जोड़ने पर इसके बराबर होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल हो गया आर, भागफल हो गया क्यू और भाजक हो गया बी और भाज्य हो गया ए। तो मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखो मैं एक और चीज बताता हूं आपको, 13 में हमें भाग देना है 5 का, 13 में भाग दिए हम 5 का, कितनी बार गया 5 1 5, 5 दूना 10, 2 बार गया जी, 10 आ गए, शेषफल बचे 3। कभी भी शेषफल क्या 5 से ज़्यादा हो सकता है क्या? देखो मानो अगर यहाँ कुछ आए 5 से ज़्यादा कोई भी संख्या सोच लो, 6 आ गए, अगर 6 आ जाते तो मैं 5 का भाग अभी एक बार और दे देता और एक लिख देता, फिर यहाँ शेषफल 1 आना देता, 6 और कुछ 5 ऐसे लिख देता, 1 आ जाता। तो अगर 5 से बड़ी कोई संख्या आ जाए तो शेषफल तो चांस ही नहीं है 5 से बड़ी आ जाए, बात रह गई। यहाँ आया शेषफल 3 है। अब मानो यहाँ है 10, 10 में कितनी बार भाग गया 2 बार, शेषफल कितना है 0। क्या कभी शेषफल 0 से छोटा आ सकता है क्या? नहीं ना। तो शेषफल हमेशा जो ये r है यहाँ, ये r क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा, और b जो ये भाजक है 5 इससे छोटा होगा। तो ये ध्यान में रखना है। ये हो गई विभाजन प्रमेय जो हमारे काम आएगी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो पिछली कक्षाओं का पढ़ा है, जो हम 9th तक पढ़ चुके। 10th स्टार्ट ही अब होगा, इसे समझिए आप। पहला टॉपिक है ये 10th का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सबसे पहले हम प्रमेयिका के बारे में जानेंगे। भाई प्रमेयिका का मतलब क्या होता है? प्रमेयिका का मतलब होता है कुछ ऐसे कथन दिए होते हैं, कुछ ऐसा कथन जो पहले से सिद्ध किया हुआ है, और उसका उपयोग हम किस में करते हैं? कुछ नया सिद्ध करने में। फॉर एग्जाम्पल, भाग देने का तरीका हमें पहले से पता है, भाई ऐसे ऐसे भाग देते हैं। भाग देने की विधि से, भाग देने की विधि से हम क्या सीखेंगे? HCF ज्ञात करना। तो भाग देने की विधि तो हमें पहले से बता रखी है ना, ये तो हमें पहले से पता है। इससे हम कुछ नया क्या करेंगे? HCF ज्ञात करना सीखेंगे। तो प्रमेयिका क्या हुई? कुछ ऐसे कथन जो पहले से सिद्ध किए हुए होते हैं, उनसे हम कुछ नया सिद्ध करते हैं। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, खास काम की चीज नहीं है। यूक्लिड, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड है गणितज्ञ, जिनको ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ज्यामिति का पिता। इन्होंने क्या किया? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब ये जो भाग देने का तरीका ना, इससे HCF ज्ञात करने की एक विधि खोजी। HCF तो हम पहले से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मानो आपको 12 बोल दूं और 20 बोल दूं, इनका HCF निकालना आपको, तो आप क्या करते थे? पहले 12 ऐसे लिखते थे, 20 ऐसे लिखते थे अलग से। 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, 2 का भाग दिया 10 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 5 का भाग दिया 1 आया। HCF क्या होता था? जो कॉमन आते थे। तो मतलब 4 हो गए इनका HCF। तो ये तो हमें पहले से पता थी, फिर कहाँ जरूरत आ गई कि हम भाई अब ये दोबारा पढ़े, HCF ज्ञात करने की अलग विधि जाने। हुआ क्या, हमें जैसे ऐसे बना लिए। अब मानो आपको 1200 का बनाना है या 1,215,000 का बनाना है, तो आप क्या करोगे? ऐसे बड़े सार क्यों करोगे? इसने क्या किया? इस बड़ी संख्या के, बड़े अंकों की संख्याओं को सोल्व करने के लिए HCF विधि दी, ताकि हम जल्दी से सोल्व कर सकें। और ये
इस तरीके से जल्दी सोल्व करता है HCF इस विधि द्वारा। पहले हम प्रमेय का पढ़ेंगे, फिर विधि पढ़ेंगे। यूक्लिड ने जो विधि दी है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले प्रमेय का। प्रमेय का क्या कहती है कि ये एक तरीके से ऐसे मानो, विभाजन प्रमेय पढ़ा ना, वही है। यदि A व B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि A व B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है, तब दो अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q व R इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि A = BQ + R, और जहां R के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको भाई, R क्या होता है, 0 से बड़ा होता है और B से हमेशा छोटा होता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसको पढ़ते कैसे हैं, R is greater than 0 and less than B। R 0 के बराबर या बड़ा है लेकिन B से छोटा है। ये मुंह जिधर खुला रहता है ना, ये चिन्ह, उधर की संख्या बड़ी होती है, जैसे 0 -1 से बड़ा होता है। ये हो गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसके बाद में पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन विधि। इसको हम थोड़े सिंप्लीफाई तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात लगा के लिख लेना। वही सेम प्रमेय, भाज्य A बराबर भाजक B गुणा भागफल Q प्लस शेषफल R। तो एक तरीके से उसी वही है विभाजन प्रमेय का ये। यूक्लिड विभाजन विधि, इसमें क्या होता है, प्रमेय का यूज होता है। ये क्या कहती है कि माना दो धनात्मक पूर्णांक A व B है। क्या माना दो धनात्मक पूर्णांक A और B है, यदि A is greater than B है, तब HCF ज्ञात करने के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज लेते हैं ना, तो तब A व B का HCF ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। माना दो धनात्मक पूर्णांक A व B है, यदि A इज ग्रेटर देन B है, तब A व B का HCF इस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। HCF इस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। A = BQ + R, और जो ये B होता है ना, यही होता है HCF। ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, HCF। और R का आपको पता ही है, R के बारे में तो भूलना ही नहीं है कि 0 से तो बड़ा होता है और B से छोटा होता है। R समझा ही दिया ये बात पहले से। इसके बाद में आएंगे हम क्वेश्चनों पर। इसकी कुछ शर्तें जान लेते हैं पहले भाई, ये कब लगती है, तो इसमें नोट लगा कर लिख लो। नोट यह विधि केवल
धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होती है। यह विधि केवल धनात्मक पूर्णांकों पर ही लागू होती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम जो अब तक हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन विधि व प्रमेय का, इस पर आधारित एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल को करने के लिए आपको एक जानकारी याद रखनी होगी, और वो ये है कि 13 में हम जैसे भाग दिए थे 3 का, कितनी बार गया 4 बार, शेषफल कितना आया 1। तो 13 को हम किस प्रकार लिखते थे, 3 गुणा 4 प्लस 1। ये क्या है 3 भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये क्या है भाज्य। तो हम निम्न प्रकार लिख सकते थे, ए में बी का भाग देने पर क्यू शेषफल आया था और आर शेषफल क्यू भागफल आया। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, आर 0 से बड़ा या बराबर है लेकिन बी से छोटा है। तो आपको अगर ये बात याद है, मतलब विभाजन प्रमेय का, तो आप एग्जाम्पल्स करने के लायक हो। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखना है। और अब आ जाइए एग्जाम्पल 1 पर। एग्जाम्पल 1, इक्यासी और 237 का HCF, 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। 81 और 237 का HCF यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। देखो, जब हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की डेफिनेशन लिखी तो हमने उसमें क्या लिखा, ए व बी तो कोई दो पूर्णांक थे, और एक और कंडीशन लगाई होगी ए इज ग्रेटर देन बी। तो हमें कुछ भी नहीं है, ऐसा खास बात नहीं है, बड़ा चुनना है। हम क्या करते हैं, बड़े में छोटे का भाग देते हैं। जैसे 13 में 3 का भाग दिया था, यहाँ करेंगे 236 में 81 का भाग देंगे। तो बड़े का चुनाव करना है हमें तो सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे दिए गए पूर्णांकों 81 व 237 को इस प्रकार लिखने पर कि 237 इज ग्रेटर देन 81। लिख दिए। अब क्या करते हैं, 81 व 237 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या थी, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। ए क्या है, बड़ी वाली संख्या 237। अब आप क्या करो, कॉपी में एक लाइन खींच लो ऐसे साइड में, 237 में भाग देना आपको 81 का। तो देखो 81 एकम 81, 81 एकम 81, 81 दूना 162, 81 तिया
200 24, 243। तो देखो 243 तो ज़्यादा हो गए, मतलब भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 2 बार में कितने आएंगे, 162। 162 को आप माइनस कीजिए इनमें से 5, और इधर कितने बचे, 7, 75। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले से बताया था, बीच वाली को तो इधर लिख लेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे, शेषफल को ऐसे लिख देंगे। तो 81 गुणा 2 प्लस 75, इसको दे दो समीकरण 1। समीकरण 1 में शेषफल r इज इक्वल टू नॉट 0 प्राप्त हो रहा है। अतः देखो, यूक्लिड विभाजन विधि को जब तक सोल्व करना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। यह बात मैं पहले बताना भूल भी गया। यूक्लिड विभाजन पर मैं कब तक सोल्व करना है विधि को, जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो हम क्या करेंगे, अब जो ये भाजक और ये शेषफल है ना, इन दोनों में फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। अतः 81 व अतः भाजक 81 व शेषफल 75 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर हम क्या लिखेंगे, 81 व 75 पर बड़ा कौन सा है, 81। तो और हाँ, इसमें देना है भाग भी, 81 में भाग देंगे हम 75 का। 75 का भाग दो, एक बार जाएगा, 75 आया, 6 बच गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 81 बराबर 75 गुणा 1 प्लस 6। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। क्या शेषफल 0 आ गया, अगर शेषफल 0 नहीं आ गया तो अभी तो आगे फिर इन दोनों में लगाएंगे। तो आप यहां तक उतारिए, आगे मैं करवाता हूं। आप वीडियो को पॉज कर उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो समीकरण 2 में, समीकरण 2 इसमें स्पष्ट है बात, समीकरण 2 से स्पष्ट है कि शेषफल r इज इक्वल टू नॉट 0। अभी तक भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है, और जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम बार बार प्रयोग करते रहेंगे। 0 है, अतः पुनः 75, या फिर इसको ऐसे लिख लो, भाजक 75 व शेषफल 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। अब देखो 75 में भाग देना है 6 का, कितनी बार जाएगा, 6 दाई 60 और 12 72।
तो 72 तक तो गया, बचे 3 शेषफल। तो हम 75 को कैसे लिख सकते हैं? 75 इज इक्वल टू, इन दोनों को गुणा कर दें, 6 गुणा 12, देखो यही है भाजक, आप 12 को इधर लिख दो कहीं, प्लस शेषफल 3, इसको दे दो आप समीकरण 3 नाम। क्या अभी भी हमें शेषफल 0 प्राप्त हुआ? अगर नहीं हुआ तो हम इसको एक बार और, 2 बार और, जब तक कि शेषफल 0 ना जाए अप्लाई करेंगे। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि शेषफल r इक्वल टू नॉट 0। इसका मतलब होता है r 0 के बराबर नहीं है, शेषफल 0 के बराबर नहीं है, r इक्वल टू नॉट 0 है। अतः इन दोनों पर करेंगे हम। भाजक 6 व शेषफल 3, वो शेषफल 3, थोड़ी इंक डाल देता हूँ। वो शेषफल 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर 6 बराबर, देखो 6 में हम भाग देंगे 3 का, 2 बार जाएगा 6 आ जाएगा, अरे सॉरी 2 बार गया 6 आया, शेषफल 0, और अब की बार काम हो जाएगा शायद अपना। 3 गुणा 2 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया। तो मैं क्या बोला था, ये वाला ये क्या होता है, HCF। तो शेषफल 0 आ गया, आप इसको उतार लो, फिर एक लाइन और लिखनी है। तीन हो गए ना इक्वेशन, इसको दे दो 4। समीकरण चार से स्पष्ट है कि शेषफल बराबर 0, शेषफल r बराबर 0, समीकरण 4 से स्पष्ट है कि शेषफल r बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः अंतिम भाजक 3 ही 81 व नंबर क्या था 237 का HCF होगा। हमारा काम हुआ। आप इसको 1 मिनट उतार लेना, मैं आपको देखो इसको शॉर्ट में समझाता हूँ। हुआ क्या है, हमने ये दो संख्याएं दी है हमें 81 237, 81 व 237। हमें करना क्या, इनमें से बड़ी को चुनना है।
वो तो हमें पता है भाई, बड़ी में छोटी का भाग देंगे। हम सबसे पहले सिंपली 237 में 81 का भाग दिए, तो 81 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, शेष पर बचेगा 75। फिर ये दोनों जो यहाँ वाले आते हैं, इन दोनों में फिर अप्लाई कर देंगे। फिर 81 क्या करें, 75 इंटू 1 और बच गए 6। फिर इन दोनों में अप्लाई कर देंगे 75 6 इंटू 12 प्लस 3। फिर इन दोनों में अप्लाई कर दिए 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। तो जो ये है ना, यही तो हमारा SCF है ना। अब बाकी तो अपन ने थ्योरी लिखी इसलिए अपन को इतना बड़ा लग रहा है, वरना ये तो बहुत छोटा सा ही है ना, कोई बड़ा काम नहीं है। वो तो हमने ऐसे लिखी है, लाइनें लिखी है, 2-2 लाइनें, और सभी लाइनें सेम है। ये अपने हिसाब से सेट कर लेना इनको एक एक को। तो जो ये 3 है ना, यही SCF होगा अपना। और लाइन है जो क्या करना है, जो भी 2 नंबर है उनमें हमें यूक्लिड विभाजन परमेगा लगाना है, बस लाइन ये है 75 और 6 पर यूक्लिड विभाजन परमेगा का प्रयोग करने पर। तो मतलब कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक और प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, वह करेंगे हम अगली क्लास में।